हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ध्वनि और तरंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन दोनों के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया है। इस वीडियो में 31 से क्वेश्चन से डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या आता है? तो प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो उसे प्रति ध्वनि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो होता है वह यांत्रिक तरंगे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर यांत्रिक तरंग नहीं रहेगा तो इसे यह ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम जो होता है वह वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय को आवर्त काल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्या है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो तीव्रता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है, तो ध्वनि किस में संचरण कर सकता है? तो ध्वनि जो होता है वह गैस, द्रव्य और ठोस, यानी कि तीनों में वह संचरण कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ऐसा वीडियो देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन जो वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो उनकी आवृत्ति हो जाती है, तो उनका आवृत्ति कितना हो जाएगा? तो ये ऑप्शन इसका देखते हैं। और दूसरा नंबर में कारण में बताया गया है कि वेग बराबर होता है आवृत्ति या गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी कि भी बराबर जो सूत्र होता है एन और लेमडा होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, ये तीनों तरंग की विशेषता है, यानी कि माध्यम जो होता है इसको तरंग की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा 2020 में भी पूछा गया है। तो यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है वह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी कि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य जो होता है वह घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रेडियो तरंग है, तो रेडियो तरंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सेलुलर फोन में किया जाता है, यानी कि पी का 3 नंबर हो जाएगा। सूक्ष्म तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग जो है विमान में नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली में किया जाता है, यानी कि 2 का बी हो जाएगा। तो 2 का तो पी का 3, 2 क्यू का 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि अवरक्त किरणें जो होता है, अवरक्त किरण का प्रयोग जो होता है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में किया जाता है। और गामा किरणों का प्रयोग जो होता है वह कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है, यानी कि पी का 3 हो जाएगा, क्यू का 2, आर का 1 और एस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में
कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं तो वह समानांतर कंपन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग जो था वह समानांतर कंपन करता है और अनुप्रस्थ तरंग जो था वह लंबवत कंपन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विलयीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंग उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन में। इस वीडियो में सारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी जो होगा वो 17.2 मीटर होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब क्या होगा? कम होगा, वहीं पे विरलीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, तो वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है? तो वह जो मनुष्य सहन कर सकती है, तो मनुष्य जो सहन कर सकता है वह 80 डेसिबल तक सहन कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उसे प्राध्वनिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्राध्वनिक जो होता है वह ध्वनि के वेग से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही या गलत है? तो पहला नंबर का कथन हो गया कि समुद्र जल में ध्वनि की चाल 531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जल यानी कि अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो होता है वह 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या सत्य है, यानी कि समुद्र के जल में 1531 किलोमीटर होता है और अशुद्ध जल में जो होता है, जो शुद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसमें 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? पहला कथन जो है, जल में ध्वनि की चाल जो होती है वह 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये तो सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सिर्फ ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, तो कितनी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं होता है? तो 22,000 हर्ट्ज, यानी कि मनुष्य के लिए जो श्रव्य आवृत्ति जो होता है मात्र 20,000 हर्ट्ज ही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि का गति भी क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, ध्वनि गति सबसे अधिकतम किस में होगा? तो वह एल्युमिनियम में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी लोहा में जो होगा ध्वनि सबसे अधिक मात्रा में तेजी से गमन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणों में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो परावैंगनी किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब जो होता है वह क्या होता है? उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इस वीडियो में बहुत ही कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जा सकता है, ताकि रिवीजन में बहुत ही मदद मिलेगा। ये वीडियो 1 से 2 बार देखने पर अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर या नीचे दोलन करते हैं, तो यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की जा रही है? यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग की चर्चा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आयाम, वेग और आवृत्ति ये तीनों ध्वनि की विशेषता है, लेकिन हर्ज ध्वनि की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करेगा, यानी निर्वात में ये गमन नहीं करता, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके सौर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो वह ध्वनिक सुरक्षा उसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वह कंपन के कारण उत्पन्न होती है। इस वीडियो में 31 से लेकर 60 क्वेश्चन का ही डिस्कशन रखते हैं। इतना कम समय में बहुत ही अच्छा डिस्कशन मेरे अनुसार कराया जा रहा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।